नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी आवर्त सारणी की प्रस्तावना के बारे में, आवर्त सारणी का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवर्त सारणी के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की। इसके साथ ही कुछ जो धातु है, अधातु हैं जो अपने आप में यूनिक हैं, जिनसे संबंधित सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित। इसके साथ ही हम यह भी पता लगाएंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक का अगर कोई तत्व है तो उसकी हम पहले से भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, यानी कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि कोई सा तत्व किस वर्ग से या किस आवर्त से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार स्वामी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के बाग आवाज पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आवर्त सारणी को जिन 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के उपकोष के आधार पर, अंतिम इलेक्ट्रॉन के उपकोष के आधार पर आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। मेन चीज है अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है, उसके आधार पर आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह एस ब्लॉक में जाता है तो उसको एस ब्लॉक कहते हैं, पी में जाता है तो पी ब्लॉक, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक और एफ में जा रहा है तो एफ ब्लॉक का तत्व कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है, उनको एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और ये वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व हैं। तो ये आपको याद रखना है। एस ब्लॉक जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं और इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व शामिल हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और NS2 होता है। ये कुल संख्या में 13 होते हैं। वैसे हीलियम भी इसी ब्लॉक में आता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 प्रकार का होता है। इस तरीके से कुल 14 तत्व हैं जो S ब्लॉक के सदस्य हैं। 13 इस प्रकार से हुए कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात कर रहे हैं तो वर्ग 1 में तो 7 और वर्ग 2 में 6, तो 13 हो गए और एक हीलियम, तो कुल 14 तत्व होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको याद रखना है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि NS1 और NS2 होता है। इन तत्वों का आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है जबकि आयनन एंथैल्पी और प्रभावी नाभ के आवेश का मान सबसे कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखें, इनका आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है और आयनन एंथैल्पी और प्रभावी नाभ के आवेश सबसे कम होता है। अब ये क्या होते हैं और कैसे कम या ज्यादा होते हैं ये अभी हम पाठ में आगे पढ़ेंगे। इनके क्षारीय ऑक्साइड होते हैं जो कि ये क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। इनकी संयोजकता क्रमशः +1 और +2 होती है। वर्ग 1 के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता का मान +1 और वर्ग 2 के तत्वों की संयोजकता का मान +2 होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और NS2 होता है। वैसे तो ये 13 होते हैं लेकिन हीलियम भी एस ब्लॉक का ही सदस्य है, इसलिए ये कुल 14 हो जाते हैं। इनका आकार अपने आवर्त में सबसे बड़ा, आयनन एंथैल्पी और प्रभावी नाभ के आवेश सबसे कम होता है। ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और इनकी संयोजकता +1 और +2 होती है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है वो पी ब्लॉक के सदस्य होते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी कक्षक में जाना चाहिए। ये वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के होते हैं। वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP1 to 6, यानी कि NS2 रहेगा, S कंप्लीट रहेगा और P में 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और यह संख्या उसके वर्ग पर निर्भर करती है। यानी कि अगर वर्ग 13 है तो P में 1 रहेगा और जैसे ही 14, 15, 16 वर्ग आते जाएंगे ये संख्या 1, 2, 3 होते होते 18 तक आते आते पूरे 6 हो जाती है। इस वर्ग में यानी कि जो पी ब्लॉक है इसमें कुल 30 तत्व हैं।
30 तत्व इसलिए क्योंकि प्रत्येक जो आपके 13 से लेकर 18 है, सब में 5-5 है। वैसे आवर्त सारणी को आप देखेंगे तो आपको 18वें के अंदर 6 दिखेंगे, लेकिन उनमें से ऊपर जो हीलियम है उसका हमने अभी पढ़ा कि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है, इसलिए वो पी ब्लॉक का सदस्य नहीं होकर के एस ब्लॉक का सदस्य है। इस ब्लॉक के जो विकर्ण रेखा होती है उसके जो तत्व हैं वो उपधातु होते हैं, यानी कि विकर्ण रेखा पर जो तत्व आते हैं वो उपधातु होते हैं, और बाईं ओर के जो तत्व होते हैं वो धातु होते हैं, और दाईं ओर के जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं। अब बात करें पी ब्लॉक के तत्वों के आकार की, तो इनका आकार प्राय छोटा होता जाता है, यानी कि आवर्त के अंदर जैसे ही हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं इनका आकार लगातार छोटा होता जाता है, और आकार छोटा होने के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। एस ब्लॉक की तुलना में पी ब्लॉक के तत्वों की आयनन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। अब क्यों होती है ये अभी हम थोड़ी देर बाद आगे पढ़ेंगे। इनके ऑक्साइड वर्ग में नीचे जाने पर क्षारीय होते जाते हैं, यानी कि पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनमें जैसे आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे वहां पर उनके जो ऑक्साइड है वो क्षारीय होते जाते हैं, और ऊपर के जो तत्व हैं उनके जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं। सीधे शब्दों में किसी भी वर्ग में जो प्रारंभिक सदस्य हैं, वर्ग में प्रारंभिक सदस्यों के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं, और जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं वो सारे के सारे क्षारीय होते जाते हैं। अब देखिए डी ब्लॉक, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है उनको डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 से 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ये सारे के सारे यानी कि डी ब्लॉक में जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं, सभी धातु हैं। अब इनमें से भी जो Hg है यानी कि जो मरकरी है, पारा है, वो तो द्रव अवस्था में होता है, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, ठोस होते हैं। यहाँ पर ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको हम संक्रमण धातु कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। लेकिन Zn, Cd और Hg वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, Zn, Cd और Hg इसको संक्रमण धातु नहीं कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि डी ब्लॉक में कौन से आएंगे, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में आता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। सारे के सारे धातु होते हैं, Hg द्रव होता है, शेष सभी ठोस होते हैं। Zn, Cd और Hg इसको संक्रमण धातु नहीं कहते हैं, और बाकी के जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं उन सभी को संक्रमण धातु कहा जाता है। तो ये आप याद रखें। अब देखिए ये जो Zn, Cd और Hg है इसको हम संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते हैं, संक्रमण धातु क्यों नहीं कहते हैं, तो इसका कारण है क्योंकि इनका पूर्ण पूरित D10 विन्यास होता है, यानी कि इनका जो डी कक्षक है उसमें पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन पहले से भरे हुए होते हैं, इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर संक्रमण करने की परमिशन नहीं होती है, अनुमति नहीं होती है। इसके अलावा जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये सभी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, तो ये इसकी विशेषताएं थी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये 3 श्रेणियों में होते हैं जिनको संक्रमण श्रेणियां कहते हैं। पहली है 3D श्रेणी, फिर 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। 3D श्रेणी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होती है, Sc से लेकर के Zn तक, जिनका परमाणु क्रमांक है 21 से 30 तक, और इनका आवर्त है 4, और वर्ग तो आपको पता ही होगा, ये तीसरे वर्ग से लेकर के 12वें वर्ग तक पाए जाते हैं। तो 3D श्रेणी तीसरे वर्ग से लेकर के 12वें वर्ग तक और चौथे आवर्त में होती है। 21 से लेकर के 30 परमाणु क्रमांक के तत्व इसमें आते हैं, और ये Sc से लेकर के Zn तक होती है। ऐसे 4D श्रेणी ये Y से लेकर के Cd तक होती है, परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के 48, आवर्त है 5वां, और वर्ग इनका भी रहेगा 3 से लेकर के 12।
और 5D श्रेणी ये La से लेकर के Hg तक, परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 80 तक, और आवर्त है 6 और वर्ग 3 से लेकर के 12। तो ये आपके 3 संक्रमण श्रेणियां हैं, इसको आप याद रखेंगे। एक बार इन श्रेणियों को फिर से देख लीजिए। अब बात करते हैं F ब्लॉक की। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता है वो F ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-2 F1214 N-1 D021 NS2। दोबारा देखिए, N-2 F1214 N-1 D021 और NS2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक को तो संक्रमण तत्व कहते हैं और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इनकी 2 श्रेणियां होती हैं, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। 4F श्रेणी इसको लैंथेनाइड कहते हैं और 5F श्रेणी को एक्टिनाइड कहते हैं। इन दोनों में ही 14 तत्व होते हैं। लैंथेनाइड लैंथेनम के बाद के तत्व हैं, जबकि एक्टिनाइड एक्टिनम के बाद के तत्व होते हैं। लैंथेनाइड सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक यानी कि 58 से लेकर के 71 तक होते हैं, जबकि एक्टिनाइड थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक यानी कि 90 से लेकर के 103 तक के होते हैं। लैंथेनाइड्स को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। लैंथेनाइड को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है एफ ब्लॉक की 2 श्रेणियां, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड 58 से लेकर के 71 तक और एक्टिनाइड 90 से लेकर के 103 तक। तो एक बार इन श्रेणियों को फिर से देख लीजिए और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक बार फिर से देख लीजिए। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों की कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। सभी जो रेडियो एक्टिव हैं वो एक्टिनाइड तत्व हैं, यानी कि जो एक्टिनाइड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। स्पेशली TH, PA और U, इनको आप स्पेशली याद रखेंगे। TH, PA और U यानी कि थोरियम, प्लेटोनियम और यूरेनियम, ये प्राकृतिक रेडियो एक्टिव हैं, जबकि शेष जो 11 तत्व हैं जो Np से लेकर के Lr तक हैं यानी कि नेपच्यूनियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, वो सभी के सभी कृत्रिम तत्व हैं। तो TH, PA और U ये प्राकृतिक हैं, बाकी के सारे कृत्रिम हैं, इंसान ने खुद ने बनाए हैं। यूरेनियम के बाद में आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं, यानी कि Np से लेकर के Lr तक जो तत्व हैं इनको परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं, 11। तो इसको भी आप याद रखेंगे। TH, PA और U प्राकृतिक हैं, बाकी सभी कृत्रिम हैं, और बाकी के जितने भी हैं वो सब के सब परा यूरेनियम तत्व होते हैं और संख्या में कितने होते हैं, 11। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति का पूर्वानुमान लगाना। यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से समझना है कि आप यहाँ पर अगर समझ गए तो आप बिना देखे बिना रटे ये पता लगा सकते हैं कि दिया गया जो तत्व है वो किस वर्ग में आएगा और किस आवर्त का सदस्य है। तो सबसे पहले देखिए, किसी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है वह उसी ब्लॉक का होता है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो याद रखना है अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जाएगा वह उसी ब्लॉक का होगा। तो हम एक एक ब्लॉक की बात करते हैं। सबसे पहले एस ब्लॉक लेते हैं। यहाँ पर एस ब्लॉक का पता लगाने के लिए क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वही उसकी वर्ग संख्या होगी। और संयोजी इलेक्ट्रॉन आप जानते हो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और एस ब्लॉक में क्या है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी वही उसकी वर्ग संख्या होगी। जैसे कि सोडियम की बात करते हैं, एक एग्जांपल है सोडियम का, सिंपल एस ब्लॉक में आप सबको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो देखिए 1s में 2, 2s में 2, 2p6 में आपके 2p में 6 और 3s में 1।
यहाँ पर जो बाह्यतम संयोजकता कोष है वो है 3s, और ये बाह्यतम होने के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इस s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1, यानी कि इसकी वर्ग संख्या कौन सी होगी, 1। तो अब एक डिटेल देखिए, कुल कोष, सबसे पहले कुल कोष, तो कुल कोष का मतलब सबसे बाह्यतम संयोजकता कोष जो होगा वही कुल कोष होंगे। तो इसमें 3s आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कुल कोष कितने हो गए, 3। तो जो कोषों की संख्या होगी वो तो उसकी आवर्त संख्या होगी, यानी कि सोडियम तीसरे आवर्त का सदस्य है। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s यानी s में जा रहा है, इसलिए ये s कक्षक का है, और s कक्षक का मतलब ब्लॉक कौन सा हो गया, s। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, यानी कि 3s में बाह्यतम में कितने हैं, 1, इसलिए वर्ग क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर आपने देखा बहुत सिंपल तरीके से हम पता लगा सकते हैं s ब्लॉक के लिए उसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं कि बाह्यतम संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वर्ग संख्या होगी, बाह्यतम जो कोष होगा वही उसकी आवर्त संख्या होगी, और बाह्यतम यानी कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो जिस कक्षक में प्रवेश करेगा वही उसका ब्लॉक होता है। तो ये s ब्लॉक के लिए था। अब बात करते हैं p ब्लॉक के लिए। p ब्लॉक के लिए इसका जो सूत्र है वो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस 10, ये जोड़ देंगे तो उसकी वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन अभी बताया, बाह्यतम संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन, उसमें 10 जोड़ दीजिए, जो आएगा वही उसकी वर्ग संख्या होती है। जैसे कि बोरॉन की बात करते हैं, बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पर देखिए कुल कोष का मतलब जो बाह्यतम कोष होता है, बाह्यतम कोष अपन देख रहे हैं 2p है, यानी कि 2। तो कुल कोषों की संख्या 2, और जो कोषों की संख्या होती है वही उसका आवर्त होता है, इसलिए आवर्त आ जाएगा 2। अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में जा रहा है, इसलिए ब्लॉक कौन सा होगा, p। अब बात करते हैं इसका वर्ग। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस 10 करना है, तो बाह्यतम संयोजकता कोष देखिए, बाह्यतम संयोजकता कोष कौन सा है, दूसरा, और दूसरे में 2s2 और 2p1, ये दोनों ही बाह्यतम संयोजकता कोष में, केवल 2p को नहीं लेना है, 2s और 2p दोनों ही बाह्यतम संयोजकता कोष हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे, 2s और 2p, तो 2 और 1 3, प्लस 10 करना है, तो टोटल आ गया 13, यानी कि जो बोरॉन होता है वो किस वर्ग का सदस्य है, 13वें वर्ग का। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 10 जोड़ने पर p ब्लॉक के तत्वों की वर्ग संख्या आ जाती है, और उसके जो कुल कोष होते हैं वही उसके आवर्त की संख्या होती है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है वह उसी ब्लॉक का होता है। तो यहाँ पर किस ब्लॉक का आएगा, p ब्लॉक का सदस्य होता है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक के लिए जो सूत्र है वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर वर्ग संख्या, यानी कि जो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसमें n-1 डी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ दीजिए तो उसकी वर्ग संख्या आ जाती है। जैसे कि क्रोमियम के लिए बात करते हैं, जैसे क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्यतम संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो, तो बाह्यतम संयोजकता कोष कौन सा है, यहाँ पर 4s यानी चौथा है, तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या तो आ गई 1, और n-1 डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है, 5। तो देखिए कुल कोष तो कितने आ गए, 4, इसलिए आवर्त तो कौन सा होगा, चौथा। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जा रहा है, इसलिए ब्लॉक कौन सा होगा, डी ब्लॉक। और संयोजी इलेक्ट्रॉन उसकी संख्या 1 और n-1 डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 5, दोनों को जोड़ा तो आया 6, यानी कि वर्ग कौन सा आएगा, 6। तो ये आपको बहुत सिंपल सा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वर्ग संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। तो अभी आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए कैसे क्या किया है, फिर आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं धातु, अधातु और उपधातु की। सबसे पहले बात करते हैं धातु की। धातुएं आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित होती है, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में स्थित होती हैं। किसके बाईं ओर होती हैं,
विकर्ण रेखा के बाईं ओर होती है। और विकर्ण रेखा कहाँ होती है? पी ब्लॉक में होती है। विकर्ण रेखा पी ब्लॉक में होती है। उसके ऊपर जो तत्व होते हैं वो उपधातु होते हैं। उसके दाहिनी तरफ राइट साइड में जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं। और बाईं ओर के जो तत्व होते हैं वो धातु होते हैं। तो धातुओं की विशेषताएं आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। ये आघात वर्धनीय होते हैं, यानी कि चोट मारने पर फैल जाते हैं। तन्य होते हैं, यानी कि इनके तार बनाए जा सकते हैं। ध्वनिक होते हैं, यानी कि इन पर चोट करने पर आवाज उत्पन्न होती है। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका घनत्व, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातुओं का घनत्व, गलनांक, क्वथनांक उच्च होता है और ये कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। अब यहाँ पर एक अपवाद है, वो अपवाद आपको याद रखना है कि जो पारा होता है Hg वो तो द्रव होता है। इसी तरीके से गैलियम जिसका 303 केल्विन गलनांक है और सीजियम जिसका 302 केल्विन गलनांक है, ये ऐसी धातुएं हैं जो है तो धातु लेकिन इनके गलनांक बहुत कम होते हैं। और इतने कम होते हैं कि अगर इनको हथेली के ऊपर भी रख दिया जाए तो ये पिघलने लग जाते हैं। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी असाइन नहीं कर सकते हैं। हमारे बॉडी टेम्परेचर यानी कि हथेली पर रखने पर भी ये पिघलने लग जाते हैं। कौन है? गैलियम और सीजियम, Ga और Cs। इनके गलनांक भी आपको याद रखने हैं, 303 और 302 केल्विन। इसके अतिरिक्त Hg यानी कि पारा जो मरकरी होती है वो भी द्रव होती है। बाकी सभी धातुएं ठोस होती है। अब बात करते हैं अधातुओं की। अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर होती हैं, यानी कि विकर्ण रेखा के दाईं ओर होती है, अभी मैंने बताया। ये प्राय ठोस होती हैं या फिर गैस होती हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ये न तो तन्य होती हैं न ही आघात वर्धनीय होती हैं। अब यहाँ पर अपवाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है लेकिन वो न तो ठोस होती है न गैस होती है, बल्कि क्या होती है? द्रव। तो ये आपको याद रखना है। इधर धातुओं में तो आया था मरकरी और अधातुओं में आ गया है ब्रोमीन। इसके बाद में उपधातु वे तत्व हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण साथ साथ दर्शाती हैं, उनको उपधातु कहते हैं। ये विकर्ण रेखा के पास पाए जाते हैं, कि विकर्ण रेखा के ऊपर पाए जाते हैं। और ये 5 होती हैं: Si, Ge, As, Sb और Te। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। तो ये अधातुएं और उपधातुएं। एक बार फिर से देख लीजिए इनको। अब हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा धातु की। मुद्रा धातु कौन सी होती है? मुद्रा धातु मतलब जिनसे पैसे वैसे बनाए जाते हैं, मुद्राएं बनाई जाती है, उसको मुद्रा धातु कहते हैं। इसमें कॉपर, सबसे पहले तांबे के सिक्के चलते थे। इसके अलावा Ag यानी कि चांदी के सिक्के और Au यानी कि सोने के सिक्के। तो मुद्रा धातु में कॉपर, Ag और Au आता है। इसके बाद में ब्रिज तत्व या सेतु तत्व, वो सोडियम और मैग्नीशियम को कहते हैं। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसको पानी में रखा जाता है? तो वो है फास्फोरस। तो जल में रखने वाला तत्व कौन सा है? फास्फोरस। और केरोसिन में रखने वाले तत्व है वो है सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन और सीजियम। केरोसिन में रखने वाले तत्व हैं सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन और सीजियम। इसके बाद में दुर्लभ मृदा धातुओं की संख्या, तो ये मैंने आपको पहले बताया था। अंतः संक्रमण तत्व यानी कि जो एब्लॉक के तत्व हैं उनको दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। और वो 14 हैं, 14 लेंथेनाइड, 14 एक्टिनाइड, तो टोटल हो गए 28। इसके बाद में पूरी आवर्त सारणी की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट रूप से जो द्रव तत्व हैं वो कौन कौन से है? देखिए यहाँ पे धातु की बात नहीं हो रही है, सभी तत्वों की बात हो रही है। तो हम दो तो पढ़ चुके थे, एक तो था मरकरी और एक था ब्रोमीन। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था गैलियम और सीजियम के गलनांक में बहुत कम होते हैं, लगभग हथेली पे रखते पिघलने लग जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंशियम। तो अगर इनमें से आपको कोई सा क्वेश्चन ऑप्शन मिल जाता है तो आपको याद रखना है। स्पेशली तो जो आएगा वो आएगा मरकरी यानी कि Hg और ब्रोमीन। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही गैलियम और सीजियम भी आ जाता है। गैस की बात करें तो पूरी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सभी गैस हैं। H2, He, N2, O2, F2, Ne, Cl2, Ar, ये सभी के सभी क्या हैं? गैस हैं।
तो आप इन सबको एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको ये सब याद रहे। अब देखिए, सबसे हल्की ठोस धातु वो है लिथियम, सबसे हल्की द्रव धातु वो है सीजियम, सबसे भारी ठोस धातु वो है ओस्मियम और सबसे हल्का अधातु ठोस वो है बोरॉन, बी बोरॉन, और सबसे भारी अधातु ठोस वो है एस्टेटिन, सबसे हल्की अधातु गैस हाइड्रोजन और सबसे भारी अधातु गैस रेडॉन। फिर से देख लीजिए, सबसे हल्का ठोस धातु लिथियम, हल्की द्रव धातु सीजियम, भारी ठोस धातु ओस्मियम और हल्की अधातु ठोस वो है बोरॉन, भारी अधातु ठोस एस्टेटिन, हल्की अधातु गैस हाइड्रोजन और भारी अधातु गैस रेडॉन। सबसे उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट मतलब जो आसानी से खराब नहीं होती है, जंग वंग नहीं आती है, वो है Au यानी कि गोल्ड और Pt यानी कि प्लेटिनम। सबसे छोटा तत्व हाइड्रोजन, सबसे बड़ा तत्व होता है सीजियम, सबसे छोटा ऋणायन है हाइड्राइड A- और सबसे बड़ा ऋणायन एस्टेटिन का At का। सबसे कम धन विद्युतीय तत्व यानी कि जिसकी विद्युत ऋणता का मान सबसे ज्यादा वो है फ्लोरीन और सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व है वह है सीजियम। लेकिन यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर स्थायी तत्वों में पूछेगा तो सीजियम और अस्थायी में पूछेगा तो फ्रांसियम, क्योंकि फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है इसलिए ये अस्थायी होता है। सबसे कम ऋण विद्युतीय तत्व सीजियम और सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है फ्लोरीन। तो वापस देखिए, उत्कृष्ट धातु गोल्ड और प्लेटिनम, सबसे छोटा तत्व है हाइड्रोजन, सबसे बड़ा तत्व है सीजियम, सबसे छोटा ऋणायन हाइड्राइड, सबसे बड़ा ऋणायन At-, सबसे कम धन विद्युतीय तत्व है फ्लोरीन, सबसे अधिक धन विद्युतीय तत्व है स्थायी तो सीजियम और अस्थायी में आ जाएगा फ्रांसियम, सबसे कम ऋण विद्युतीय तत्व सीजियम और सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है फ्लोरीन। तो इनको आप एक बार फिर से देख लीजिए। अब देखिए, उच्चतम आयनन विभव वो होता है हीलियम का, जबकि निम्नतम आयनन विभव होता है सीजियम का। निम्नतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वो होती है शून्य वर्ग के तत्वों की, यानी कि जो 18वें वर्ग के तत्व हैं, जो अक्रिय गैस हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित है तो ऐसा केवल एक ही है और वह है हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम। इसमें केवल एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। अधिकतम गैसों वाला वर्ग, ऐसा वर्ग जिसमें सबसे ज्यादा गैस है, वो है शून्य वर्ग या 18वां वर्ग, क्योंकि उसके सभी तत्व जो सदस्य हैं वो सारे के सारे क्या हैं, गैस हैं। मुद्रा धातुएं किस वर्ग में आती हैं, तो वो आती हैं 11वें वर्ग में आती हैं। तो उच्चतम आयनन विभव वो तो है हीलियम का, निम्नतम आयनन विभव है सीजियम का, निम्नतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है शून्य वर्ग के तत्वों की यानी कि 18वें वर्ग के तत्वों की, और उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्लोरीन की। और ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है वह है हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम, और अधिकतम गैसों वाला वर्ग है शून्य वर्ग, और मुद्रा धातुएं हैं 11वें वर्ग की। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट अगले वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू। जय श्री राम।